हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव की इंटेंसिटी के बारे में। वेव नहीं, साउंड वेव की इंटेंसिटी के बारे में, साउंड वेव के इंटरफेरेंस के बारे में, और कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसे क्विंग्स ट्यूब एंड सीवेक ट्यूब के बारे में, और उनके कुछ एडवांस एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। ध्यान देते बेटा। तो नेक्स्ट इज इंटेंसिटी of साउंड वेव्स। देखो क्या होगा, साउंड वेव की अगर इंटेंसिटी की बात करें बेटा, तो मान लो ये कोई अपने पास में ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और ट्यूनिंग फॉर्क में अगर अपन लोग देखें तो ये मैंने एयर कॉलम मान लिया, क्योंकि एयर होगी, और अगर इसमें वाइब्रेशन कराया जाएगा तो साउंड इधर से इधर ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा। ठीक है बेटा। और इंटेंसिटी को अगर हम लोग देखें तो इंटेंसिटी होता है कि अगर साउंड इधर से इधर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है तो इस साउंड की कोई अपनी एक पावर होगी या एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी। वो जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास होगी, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी पावर क्रॉस होगी, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। यानी कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव is power crossing per unit area। परपेंडिकुलर टू द एरिया। अच्छा, पावर क्रॉसिंग का मतलब पावर जो होती थी बेटा वो एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होती थी। तो यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अगर अपन लोग डिनोट करेंगे तो इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसकी जो यूनिट होगी सो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, देन वॉट पर मीटर स्क्वायर। या एनर्जी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है बिल्कुल। अब देखो बेटा, इंटेंसिटी को अपन लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इंटेंसिटी को अगर हम लोग लिखते हैं आई से डिनोट करते हैं, तो आई इज बेसिकली डिफाइंड एज द पावर पर यूनिट एरिया। अब अगर यहां पर देखा जाए वाला, तो यहां पर ये जो एरिया है मैंने लेट कर लिया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज डिनोटेड एज ए। अब इधर पर पावर कैसे, देखो एरिया तो मुझे पता लग गया, अगर मैं पावर और कैलकुलेट कर ले जाऊं तो इंटेंसिटी आ जाएगी। अब इसमें देखो पावर आएगी कैसे, समझो भाई। पावर आने के लिए क्या होना चाहिए, पावर जो होती थी हम लोग पढ़ चुके थे पहले से कि पावर जो होती थी एफ डॉट वी होती थी, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो अपने पास में ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट करना चालू करेगा, और जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो इसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, और एयर के पार्टिकल्स का तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जैसे ही एयर के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इनकी खुद की अपनी एक वेलोसिटी भी होगी। अच्छा, ये वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन इस पर फोर्स कौन लगाएगा भाई। फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होती ना, तो फोर्स बेटा इस पर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा वो ट्यूनिंग फॉर्क लगा रहा होगा। कैसे लगाएगा ट्यूनिंग फॉर्क, डायरेक्ट तो यहां पर लगाएगा नहीं फोर्स। होगा क्या, वो एयर की लेयर्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाएगी, फिर एक लेयर इसके ऊपर लगाएगी, एक लेयर इसके ऊपर लगाएगी। तो इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डेवलप होगा इनके प्रेशर की वजह से। समझना जरा। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर मैं पावर को लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू
हम लोग को पता है वो होता है एफ डॉट बी, ठीक है। तो एफ यहां पर फोर्स निकलेगा कैसे, अब समझो। फोर्स आएगा यहां पर, ये जो एरिया है, ये जो लेयर है क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे पावर क्रॉस हो रही है, वो होगा यहां पर प्रेशर पी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इतना फोर्स लगा। अब बात कर रहे हैं एरिया, तो एरिया बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर नहीं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, अगर मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं कहूं ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये रहा एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं सरफेस को ऐसे कर दूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, परपेंडिकुलर ही रहनी चाहिए, ऐसे कर दी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर लेट से मैंने एरिया वेक्टर ऐसे कर दिया, ऐसे, और इस तरीके से इधर फोर्स इस पर लग रहा है, तो इस पर जो पावर आएगी बेटा, वो जो पावर आएगी तो वो मैं लिखूंगा एरिया वेक्टर प्रेशर P इंटू एरिया वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर तो इधर हुआ भाई, अगर ऐसे एरिया था तो एरिया वेक्टर इधर, ऐसे हुआ तो एरिया वेक्टर ये हो गया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। मैंने लेट से एंगल है थीटा, तो एरिया वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, वही तो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी कि तो जो पैरेलल आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर के, जो उसी डायरेक्शन में आएगा उसी का मल्टीप्लाई करते थे, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट लेते थे। चल तो यहां पर देख लेते हैं। फिलहाल में यहां पर पूरा एयर कॉलम मैंने लिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर तो ऐसा ही रहेगा, इसके पैरेलल ही बनेगा। अब ये देखो फोर्स कौन दे रहा होगा, फोर्स तो दे रहा होगा P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया वेक्टर। वेलोसिटी बेटा किसकी हो रही होगी, यहां पर ये जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, और अगर ऐसे इस तरफ टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे होंगे तो इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर इनका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनके पास में वेलोसिटी भी तो होगी। तो इनके पास जो वेलोसिटी आएगी वो ds वेक्टर ओवर dt, मैंने ये लिख दिया। जहां तक बात करिए, अच्छा अगर इसमें देखा जाए तो इनके बीच में एरिया वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है, क्योंकि पूरा एयर कॉलम यहां पर लिया है मैंने ऐसे, और एरिया वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई बड़ा सा एयर कॉलम ले लो, क्योंकि चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर ही है जहां पर साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो एंगल इनके बीच का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो P इंटू ए, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए ds ओवर dt इंटू कॉस 0, ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देते बेटा, तो अगर ये एंगल 0 हो गया, अब क्या होगा समझते हैं। cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो यहां से पावर अपने पास में बनी प्रेशर P इंटू एरिया A ds ओवर dt। अब अगर मैं बच्चों से ये कहूं कि क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि P इंटू ए, प्रेशर को एक टर्म में अपन लोग लिख सकते हैं, और वो क्या हो सकता है अपने पास में ds ओवर dx इंटू एरिया A इंटू बल्क मॉडुलस B ds ओवर dt माइनस। बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आया, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साउंड वेव को एज अ प्रेशर वेव पढ़ा था, जब डिस्प्लेसमेंट से वैल्यू निकाली थी तो बल्क मॉडुलस के टर्म में इस तरीके से इसे लिख दिया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे मैंने लिख दिया ये तो पावर, ये बन गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अभी वैल्यू नहीं निकली बेटा, फॉर्मूला नहीं आया, निकालते हैं फॉर्मूला। बच्चे कहेंगे सर अब ds ओवर dt और ds ओवर dx की वैल्यू और पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, अपन लोग निकाल ले जाएंगे। अगर मैं कहूं यहाँ पर s जो होगा अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हम लोग जानते हैं वो होता था s0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx प्लस थीटा, और s। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया तो इनका ds ओवर dx क्या होगा, मतलब इसे मैं x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा देन ds ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में s0। x के टर्म में जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे
तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस के तो सामने आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि ds ओवर dt क्या हो गया, यानी t के रेस्पेक्ट में से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर भी s नॉट तो ऐसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा बेटा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा भी तो सामने आ जाएगा। तो ds ओवर dx और ds ओवर dt की वैल्यू उठा करके अपन लोग यहां पर पुट कर देंगे, पावर आ जाएगी। देन पावर इक्वल टू माइनस बी इंटू एरिया ए, ds ओवर dx इज दिस मीन्स माइनस का s नॉट इंटू के साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा इंटू ds ओवर dt। सो ds ओवर dt की तो वैल्यू है अपने पास में s नॉट इंटू ओमेगा, और cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स थीटा, यानी कि cos में एक और cos का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा। सो पावर क्या आ गई बेटा अपने पास में, पावर हो गई b इंटू ए, यहां पर a क्या है अपना एरिया है, s नॉट इंटू s नॉट स्क्वायर k इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा इंटू के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये तो बेटा बन गई पावर। चलो आगे बढ़ते हैं, निकालनी क्या अपने को इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बेटा क्या थी, इंटेंसिटी तो थी पावर पर यूनिट एरिया। चलो इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना बेटा। सो इंटेंसिटी इज आई, वो तो थी पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। सो इंटेंसिटी आई इक्वल टू, देखो बेटा पावर को कैसे लिखेंगे, पावर को लिखने का तरीका है कि अपन लोग इसलिए इसे पावर को लिख सकते हैं, अभी जो निकाली थी वैल्यू, और वो थी मेरे ख्याल से बी ए एस नॉट स्क्वायर ओमेगा इंटू के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये वैल्यू लिख देते हैं, क्या है बेटा बी इज द बल्क मॉडुलस, ए मींस एरिया, एस नॉट स्क्वायर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के एंगुलर वेव नंबर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का थीटा, ये बना, ये तो होगा इंटेंसिटी। अब अगर मैं देखो ये जो इंटेंसिटी बेटा, ये जो इंटेंसिटी इतनी आई है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है ये है बालक इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी, लेकिन इससे अपना काम नहीं बनना भाई। अगर न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी की अगर जरूरत पड़ेगी यानी किसी टाइम टी पर, तब तो ठीक है। जनरली ये पूछा जाता है कि इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी का मतलब किस टाइम पर, तो एवरेज इंटेंसिटी से काम चलाना पड़ता है, तो एवरेज इंटेंसिटी निकालेंगे। सो एवरेज इंटेंसिटी इज, अब एवरेज इंटेंसिटी निकालोगे, कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही लिख दो, इनका एवरेज तो यही आना, बी ए एस नॉट स्क्वायर ओमेगा इंटू के, इसका एवरेज लिख लेते हैं। और बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का तो एवरेज 1/2 होता था, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इनका एवरेज 1/2 होता था, साइन थीटा का तो 0 हो जाता था, कॉस थीटा का भी 0। तो ये हो गई अपने पास में एवरेज इंटेंसिटी। अच्छा बालक इसे लिखने के और भी तरीके हैं, और तरीकों से भी लिख सकते हैं, ध्यान दो। अगर इसे मैं प्रेशर वेव के टर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, या वेव नंबर ये जो के है इसको अगर गायब करना चाहूँ तो भी बात बन सकती कहीं ना कहीं। चलो बनाते हैं, ध्यान देना। मुझे ये पता है कि बल्क मॉडुलस वेव की स्पीड जो होती थी बी, वो होती थी √b/ρ। भाई किसी बल्क साउंड वेव जो ट्रेवल करती थी वो गैस या फ्लूइड में अगर ट्रेवल करती थी उसके लिए ये बनता था। तो यहाँ जो बल्क मॉडुलस है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा ρ टाइम्स ऑफ b²। बच्चे कहेंगे बहुत सही बात है सर,
इससे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आई एवरेज की तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में बल्क मॉडुलस की जगह रो इंटू बी स्क्वायर इंटू एरिया ए एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू के डिवाइड बाई 2। ये हो गई एवरेज इंटेंसिटी। अच्छा, इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर मैं के जो है वो वेव नंबर है और बी इक्वल टू बेटा होता था ओमेगा बाई के। बी इक्वल टू क्या होता था? ओमेगा बाई के, वेव नंबर। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर एक जो वी स्क्वायर है इसकी जगह ओमेगा बाई के लिख सकता हूं? एक भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, और एक टर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं इसे कि आई एवरेज इक्वल टू आ जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू बी स्क्वायर की जगह बी लिख दिया, ए लिख दिया, एस नॉट स्क्वायर लिख दिया, एक बी स्क्वायर था एक भी बचा है तो वो यहां लिख दिया, और उसकी जगह तो लिख दिया ओमेगा बाई के इंटू ओमेगा इंटू के। इस के से तो ये के कैंसिल अपॉन में 2। तो ये बन गया अपने पास में आई एवरेज इक्वल टू ए इंटू एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रो इंटू बी। एक टर्म तो ये भी बन गया। अब बच्चे कहेंगे सर एक टर्म तो और मैं लिख सकता हूं, वो क्या है बेटा? वो है कि मैं प्रेशर के टर्म में और इसे लिखना चाहता हूं। तो यार मेरे बच्चे कहेंगे सर प्रेशर के टर्म में अगर लिखना चाहे तो एम्पलीट्यूड प्रेशर जो होता था वो बी इंटू एस नॉट इंटू के होता था। भाई एम्पलीट्यूड प्रेशर जो था वो किसके इक्वल था? वो था बी इंटू एस नॉट इंटू के, और ये जो के की वैल्यू आती थी वो मेरे ख्याल से आती थी बी इंटू एस नॉट। के तो होता था 2 पाई अपॉन में लैम्डा, ये था। तो क्या एस नॉट को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं? भाई एस नॉट को अगर लिखना चाहे तो क्या एस नॉट को इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू बी। मेरे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इससे तो ऐसे ही लिख देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू ए, एस नॉट स्क्वायर की जगह लिखेंगे प्रेशर का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई मीन्स 4 पाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बल्क मॉडुलस, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को तो लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, देन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। यहां से देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर से तो 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, और क्या मैं फ्रीक्वेंसी को स्पीड अपॉन में वेवलेंथ लिख सकता हूं? तो बच्चे कहेंगे हाँ सर ये भी तो टर्म सही है, इस टर्म को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अगर स्पीड अपॉन वेवलेंथ लिखो, अदरवाइज यहीं तक रहने देते हैं, काम बन जाना चाहिए। तो यहां से एक चीज और क्लियर हुई, ये जो इंटेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतनी बातें क्लियर होगी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और प्रेशर के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं बेटा कि ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होंगे साउंड के जिनकी वजह से अपन को इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन मेनली यहां पर देखेंगे अपन लोग पॉइंट सोर्स के बारे में। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स दे रखा है तब इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी, समझो। मान लो यहां पर अपने पास में कोई एक पॉइंट सोर्स दिया, तो पॉइंट सोर्स दिया है तो इस पॉइंट सोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, इधर भी ऐसे वेव ट्रेवल करेगी, साउंड इधर भी ट्रेवल करेगा, साउंड इधर भी ट्रेवल करेगा, साउंड इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, चारों तरफ साउंड ट्रेवल करेगा। इस तरफ, 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 चारों तरफ साउंड ट्रेवल करेगा। तो अगर ये साउंड चारों तरफ ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, मान लो ये साउंड चारों तरफ ऐसे ट्रेवल किया, तो चारों तरफ ट्रेवल करेगा, तो ये जो इसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी तो पावर अपॉन में एरिया होगी। अब मान लो साउंड यहां से ट्रेवल करा और इस साउंड की पावर अभी इस पॉइंट पर लेट पी है, लेट पावर एमिटेड बाय द
let power emitted by the sound source is P. अगर साउंड सोर्स की वजह से जो पावर एमिट हो रही है वो P है, तो मैं कहूं यहां पर एक छोटा सा कोई पॉइंट है, ये कितनी पावर रिसीव करेगा, ये कोई ऐसा पॉइंट है, कोई डिटेक्टर है, ये कितनी पावर रिसीव करेगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ये पूरी की पूरी पावर तो रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डिटेक्टर यहाँ पर बैठे होंगे पूरे एरिया में, ये तो पूरे एरिया में फैल रही, पूरे सरफेस में, पूरे एक स्फेरिकल एरिया में फैल रही। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है या कोई स्फेरिकल सोर्स है, तो उसकी वजह से जो पावर होगी वो चारों तरफ स्फेरिकल एरिया में फैलेगी। तो अब मैं कहूं इस पर पॉइंट पर कितनी पावर आई होगी, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर पॉइंट पे पावर निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं पर यूनिट एरिया की बात कर लूं, वही पॉइंट पर पावर होगी। तो मैंने कहा कि जो इतनी रेडियस है, यहां से यहां तक की जो रेडियस है, लेट से आर है ये, अब ये पूरा स्फीयर बन गया, तो यहां से यहां तक की रेडियस में ये जो पावर फैली हुई है बेटा, वो पावर फैली हुई कितनी, 4 पाई आर, वो P। तो पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में जो पावर एमिट हुई है जाकर के, वो है P। इतनी पावर उसके ऊपर एमिट हुई, इंसिडेंट हुई, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये सामने पूरे स्फीयर का ऐसे एरिया था, यहां से पावर निकली इधर 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 चारों तरफ, और वो पूरे एरिया पर जाकर के इंसिडेंट हो गई। तो पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर जो इंसिडेंट पावर है वो तो है P। तो मैं कहूं बेटा 1 यूनिट एरिया पर कितनी होगी, सो 1 यूनिट एरिया पर जो इंसिडेंट पावर होगी वो तो होगी P अपॉन में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये तो 1 यूनिट एरिया पर पावर इंसिडेंट हुई। अब दिमाग में आ रहा है कि ये तो 1 यूनिट एरिया पर हुई है पावर इंसिडेंट, क्या इस यूनिट एरिया पर जो पावर इंसिडेंट होती थी, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया, पर यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, उसी को तो नाम इंटेंसिटी दिया जाता। तो क्या ये इंटेंसिटी, तो मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो इंटेंसिटी है। तो इसने जो इंटेंसिटी रिसीव की है वो इंटेंसिटी तो हो गई अपने पास में P अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। अगर मैं मान लो डिस्टेंस बढ़ा दूं, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस बढ़ा दूं, मैं कहूं नहीं स्मॉल आर नहीं, यहां पर बताओ कितनी पावर होगी, और ये तो वैल्यू कैपिटल आर है, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग एक बड़ा सा स्फीयर बना लेंगे, और वो बड़ा सा स्फीयर तो कुछ ऐसा होगा, ये बड़ा सा स्फीयर बना लेंगे ऐसे। और अगर ये बड़ा सा स्फीयर बना लिया, तो अब इस पर कितनी पावर इंसिडेंट होगी वो भी अपने को कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर इंसिडेंट पावर कैसे निकालेंगे, तो इस पर इंसिडेंट पावर निकालने का भी तरीका पता है अपने को। क्या तरीका होगा बेटा, इस पर जो इंसिडेंट पावर होगी वो भी कितनी होगी, वो इंसिडेंट पावर नहीं बेटा, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया निकाली ना, यहां पर यूनिट एरिया तो इंटेंसिटी होगी, तो मैं कहूंगा ये इंटेंसिटी तो आई डैश है, तो P अपॉन में कितनी होनी चाहिए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जितना बड़ा एरिया वहां पर उतनी कम पावर इंसिडेंट हो रही है भाई, जितना बड़ा एरिया तो यूनिट एरिया में पावर कितनी कम इंसिडेंट हो रही, और एरिया तो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही वैसे वैसे एरिया बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है इंटेंसिटी तो कम हो रही, और एरिया बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि सोर्स से जहां पर हमें डिटेक्ट करना है वहां तक की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी किसी सोर्स की, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इंटेंसिटी तो लगातार कम होती चली जाएगी। यहां तक मुझे मेरे ख्याल में बात क्लियर। जैसे मैं कहूं कि यहां से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बताओ, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि x डिस्टेंस पर जाने पर तो इंटेंसिटी x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मैं ये बात बोलूं कि कोई यहां पर साउंड वेव है, और साउंड वेव के ट्रेवलिंग की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, a नॉट मतलब एम्पलीट्यूड, ये इसके ट्रेवलिंग की इक्वेशन है। अब मैं बोलूं कि ये बताओ भाई इस वेव की इंटेंसिटी यहां पर जो चलेगी, इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेव, ये जो स्फेरिकल वेव चल रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो मेरे बच्चे बोले सर स्फेरिकल वेव बड़ी छोटी बात है, अगर एम्पलीट्यूड
यहां पर इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो एम्पलीट्यूड भी तो कुछ बढ़ रहा, वो इंटेंसिटी अगर कम हो रही तो एम्पलीट्यूड भी तो कम हो रहा होगा। और मेरे बच्चे बोलेंगे सर मैं बड़े आराम से इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, और वो इक्वेशन तो अपने पास में होनी चाहिए। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो थी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहां से एम्पलीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/x होगा। तो इक्वेशन तो आ जाएगी बच्चे y इक्वल टू, जहां पर एम्पलीट्यूड लिखा है उसकी जगह a0/x लिख देंगे, ये बन जाएगी स्फेरिकल वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव इक्वेशन। ये स्फेरिकल वेव इक्वेशन, यहां तक बात। अच्छा, अगर ऐसे ही कोई प्रेशर वेव की फॉर्म में दे रखा होता, मान लो मैंने ये कहा कि नहीं इक्वेशन जो है बेटा वो प्रेशर वेव की फॉर्म में दे रखी है, अगर प्रेशर वेव की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होती तो क्या होता? तो इक्वेशन कुछ अगर ऐसे दे रखी हो, P इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बताओ स्फेरिकल प्रेशर वेव क्या होगी? तो पूछा जाए बताओ इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेव, स्फेरिकल प्रेशर वेव। तो बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, स्फेरिकल प्रेशर वेव की इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के स्क्वायर की होगी, और इंटेंसिटी यहां पर स्फेरिकल प्रेशर वेव की बात की जाएगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स हो जाएगा। तो यहां जो प्रेशर अभी अगर पॉइंट सोर्स का यहां पर जस्ट t इक्वल टू 0 पर इतना है, तो किसी इंस्टेंट पर किसी पॉइंट पर उस स्फेरिकल वेव की इक्वेशन किसी पोजीशन पर ही तो देखा करते थे बेटा, तो वो क्या जानी चाहिए, पी नॉट की जगह तो पी नॉट बाई एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का एक्स। यहां तक भी बातें क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अपन लोग को ये बात समझ में आ गई कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी तो कम होगी। जैसे मैं समझ लेता हूं पॉइंट सोर्स की वजह से, मान लो यहां पर कोई पॉइंट सोर्स है, यहां पर लेट से एक कोई पॉइंट सोर्स है बेटा, और अगर यहां पॉइंट सोर्स है तो इस पॉइंट पर मैंने कहा कि इंटेंसिटी I0 है, और ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पर है। अब मैं कहूं यहां बताओ एक कोई पॉइंट है B, और ये पॉइंट B जो है वो 2R डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट सोर्स की, ये पॉइंट सोर्स जो है इसकी वजह से पॉइंट B जो डिटेक्टर होगा वो कितनी इंटेंसिटी को सुनेगा, तो यहां पर तो इंटेंसिटी बेटा कम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी I0/4। क्यों हो जाएगी बाई 4? क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी कम होती जाएगी स्क्वायर के रेशियो में, अगर पॉइंट सोर्स दे रखा है। पावर पर बेटा क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं कहूं यहां पर पावर है P0, तो पावर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होती थी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पावर तो कम होती जाएगी। अगर डिस्टेंस R है पावर P0 डिस्टेंस 2R हो गई तो पावर तो P0 वो प्रेशर, मैं प्रेशर लिख रहा हूं, प्रेशर तो P0/2 हो चुका है भाई, पावर तो उतनी है, प्रेशर कितना हो चुका है बेटा P0/2। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इंटेंसिटी और प्रेशर के टर्म में अपन लोगों ने इक्वेशन को लिख लिया। आगे एक और तरीके का सोर्स देखते हैं। देखो बेटा अगर कोई सोर्स नहीं दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा सोर्स है, तो इसका मतलब आप लोग पॉइंट सोर्स कंसीडर करोगे। अब मान लेते हैं एक कोई लाइन सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स है। अगर अपने पास में कोई लाइन सोर्स साउंड का, या कोई सिलेंड्रिकल सोर्स है, सिलेंड्रिकल सोर्स, अगर कोई लाइन सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स है तो क्या होगा, तो लाइन सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स का मतलब मान लो सिलेंड्रिकल सोर्स मींस ऐसा, इससे इधर 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 चारों तरफ ऐसे साउंड निकल रहा, ऐसे सोर्स को सिलेंड्रिकल सोर्स कहते हैं। और होगा कैसे, जैसे एम्पलीफायर होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, उस टाइप का कुछ बेस ट्यूब जो होते हैं, तो ऐसा कोई सिलेंड्रिकल सोर्स है, ये कोई सिलेंड्रिकल सोर्स हो गया। इस सोर्स के
चारों तरफ साउंड वेव ट्रेवल करेगी, इस सोर्स से चारों तरफ, इधर भी ट्रेवल करेगी, इधर भी 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 करेगी, चारों तरफ साउंड वेव ट्रेवल करेगी। और अगर ये साउंड वेव चारों तरफ ट्रेवल करेंगी तो मैंने कहा कि मुझे तो आर डिस्टेंस पर बताओ कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आर डिस्टेंस पर इस साउंड वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी। मैंने मान लिया कि ये जो सिलेंड्रिकल सोर्स है अभी जो पावर एमिट कर रहा है वो तो पी एमिट कर रहा है, अब ये जो पावर है वो पूरे इस कर्व सरफेस एरिया में फैलेगी, यानी कि इस आर डिस्टेंस पर हम लोग एक सिलेंड्रिकल एरिया और बना लेते हैं और इस पूरे एरिया में से फैलेगी। ठीक है, तो अगर मैंने कहा इस सिलेंडर की लेंथ एल है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आउटर सिलेंडर का, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सिलेंडर इज 2 पाई इंटू आर, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर पावर थी और ये पावर भी पूरे कर्व सरफेस एरिया पर फैली, यानी 2 पाई आर एल पर इंसिडेंट जो पावर होगी वो तो पी है। तो बेटा 1 यूनिट एरिया पर कितनी होगी, तो बच्चे बोलेंगे कि 1 यूनिट एरिया पर तो P अपॉन में 2 पाई आर इंटू एल होगी, और 1 यूनिट एरिया पर जो पावर इंसिडेंट होती थी दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो इसी को तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कहा जाता था, और ये आ जाएगी P अपॉन में 2 पाई आर इंटू एल। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या, पावर जितनी सोर्स एमिट कर रहा था कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, यानी इधर से जो इंटेंसिटी आ गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो जब सिलेंड्रिकल सोर्स होगा बेटा तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है, तो एम्पलीट्यूड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√r। ऐसे ही इंटेंसिटी जो थी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के स्क्वायर के थी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r टाइम्स ऑफ डिस्टेंस होगी। अब ऐसे में सिलेंड्रिकल वेव की इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मान लो कोई वेव ऐसे दे रखी है बेटा इस तरीके से, कोई एक वेव दे रखी है ऐसे, माना कोई ऐसे वेव दे रखी डिस्प्लेसमेंट वेव y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कोई इक्वेशन दे रखी है वेव की, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। पूछा जाए सिलेंड्रिकल वेव की इक्वेशन, फाइंड राइट इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वेव। सो सिलेंड्रिकल वेव की बेटा इक्वेशन क्या होगी, अब सिलेंड्रिकल वेव की इक्वेशन अगर अपन को निकालनी तो एम्पलीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, मैं कहूं एक्स डिस्टेंस पे बताओ भाई, एक्स डिस्टेंस पर ही तो लिख रहे हैं, तब सिलेंड्रिकल वेव की इक्वेशन हो जाएगी एम्पलीट्यूड अपॉन में रूट ऑफ एक्स, क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट आर के होगा, तो रूट ऑफ एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ऐसे ही अगर कोई प्रेशर वेव दे रखी P इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पूछा जाए सिलेंड्रिकल प्रेशर वेव बताओ तो वो क्या होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी P इक्वल टू पी नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो यहां तक अपने को इंटेंसिटी वाली बातें बेटा सारी क्लियर हो गई। चलो देख लेते हैं जरा एक न्यूमेरिकल, ध्यान देना। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है कि मान लो ये कोई अपने पास में सोर्स है, अब कहीं सोर्स अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर कोई एक पॉइंट सोर्स है, ये कोई बेटा पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स साउंड एमिट कर रहा है, उस साउंड की इंटेंसिटी तो है 40 वॉट, पावर जो है 40 वॉट ये एमिट कर रहा है।
इधर कोई डिटेक्टर है, किसी पॉइंट मैंने लेट कर लिया ए पर कोई डिटेक्टर है, ए से इस सोर्स तक की जो डिस्टेंस है दैट इज द 4 मीटर, ये डिस्टेंस है। अब ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के कान होंगे और इसके कान के जो पर्दे का सरफेस एरिया है वो यहां से जो ये साउंड प्रोपोगेट होगा उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये ईयर ड्रम है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईयर ड्रम is perpendicular to the propagation of sound. क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस ईयर ड्रम का, वो परपेंडिकुलर होगा साउंड के प्रोपोगेशन के। मैंने लेट कर लिया कि ये वाला जो एरिया है बेटा वो 1 mm स्क्वायर है। एरिया इज 1 mm स्क्वायर, ये एरिया है। अब पूछा जाए कि फाइंड पावर इंसिडेंट ऑन ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के ऊपर कितनी पावर इंसिडेंट हुई है ये पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान देना जरा। ये जो पॉइंट सोर्स है इसने कितनी पावर को एमिट किया है? बच्चे बोलेंगे सर ये तो 40 वॉट है। क्या ये 40 वॉट इसे मिलेगी? बच्चे बोलेंगे ना सर 40 वॉट तो इसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो उसे मिलेगी जो पास में होगा। पास में होगा तो एरिया कम होगा, और अगर मान लो कम एरिया में 10 लोग बैठे, देखो कैसे समझेंगे। यहां पर मान लो कोई पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स को घेरे हुए एक ये एरिया है, ये वाला कोई एरिया ऐसे, पॉइंट सोर्स को कोई एक एरिया जो है उसने घेर रखा है ऐसे, ये लो इसे इसने एरिया ने घेर रखा। इस एरिया में 10 लोग बैठे हुए। अब इधर से क्या किया गया, रुपए को ऐसे उछाल दिया गया, बहुत सारे ऐसे चिल्लर थे उन्हें उछाल दिया गया। तो 10 लोगों ने मान लो 15 रुपए उछाले गए या 20 रुपए उछाले गए, तो हर एक आदमी के पास में अगर इक्वल रुपए पहुंचे हैं तो एक के पास में 2-2 रुपए पहुंच गए। पावर उतनी है बेटा। अब मैं कहूं कि मैंने एरिया बढ़ा दिया, अब उतने ही एरिया के इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर 10 तो नहीं बैठेंगे, 10 से तो बहुत ज्यादा बैठेंगे। मैंने मान लिया 20 बैठे हैं। तो जैसे ये 20 बैठे हैं, अब मैंने 20 रुपए उछाले, अब कितना मिला एक एक को? बच्चे कहेंगे सर एक एक को तो 1 रुपए मिला। बहुत अच्छी बात है। मैंने और एरिया बढ़ा दिया, अब उस एरिया में तो और ज्यादा लोग बैठे होंगे। मैंने मान लिया 40 लोग बैठे, अब कितने मिलेंगे? तो बच्चे बोलेंगे सर अब तो 1-1 रुपए भी पूरा नहीं मिलेगा, अब तो 50 पैसे सबको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो पैसे थे वो क्या थे? वो तो पावर थे जो सोर्स एमिट कर रहा। तो पावर जो थी पर पर्सन कम होती चली जा रही, पैसे कम होते चले जा रहे, यानी पर यूनिट एरिया पावर क्या होती चली जा रही? कम होती जा रही। उसी को तो इंटेंसिटी कहते थे। इंटेंसिटी तो पावर पर यूनिट एरिया थी। यानी लगातार अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो पावर क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। और उतने एरिया में जो बैठा होगा जितनी पावर को खींचेगा उसके एरिया से अपन लोग क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई। यहां पर तो वही बात हो रही। भाई देखो यहां पर पावर इसके पास में 40 वॉट है, तो मैं आपसे पूछूं क्या बताओ यहां पर भी 40 वॉट ही मिलेगी? तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर यहां पर तो 40 वॉट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पावर जो थी वो पर यूनिट एरिया कम होती चली जा रही। यानी कि मैं यहां पहुंचूंगा तो क्या मैं यहां पर यूनिट एरिया पावर निकालूं? बच्चे कहेंगे हाँ सर पर यूनिट एरिया पावर यहां पर निकालो। तो इधर कितना एरिया होगा? बच्चे बोलेंगे सर इधर तो एक स्फीयर ड्रॉ कर लो तो एरिया पता लग जाएगा। तो मैंने एक स्फीयर ऐसे इधर ड्रॉ कर लिया। क्या हुआ अपने पास में स्फीयर बेटा? तो स्फीयर जो यहां पर पहुंचेगा उसका एरिया क्या हो गया?
4 पाई इंटू आर स्क्वायर। उधर पूरे 4 पाई आर स्क्वायर पर पावर फैली बेटा, कितनी फैली है 40 वाट। तो 1 यूनिट एरिया पर कितनी जाएगी पावर 40 अपॉन में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो 1 यूनिट एरिया पर गई। ईयर ड्रम का एरिया कितना है, तो बच्चे बोलेंगे सर ईयर ड्रम का तो एरिया है 1 mm स्क्वायर, और इस 1 mm स्क्वायर पर तो पावर पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, इस एरिया का मल्टीप्लाई। भाई पर यूनिट एरिया पर पावर पता लगी, इस एरिया का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। सो पावर इंसिडेंट ऑन एरिया 1 mm स्क्वायर कैसे निकालोगे, पर यूनिट एरिया पर पावर 40 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर पर तो 1 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 4 कैंसिल 10, यानी 10 की पावर -5 बचा। देन आ गया अपने पास में 10 टू द पावर -5 अपॉन में पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की तो वैल्यू है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर बेटा 60 हो जाएगा। ये इतने वाट पावर ये रिसीव करेगा। अच्छा, इसे करने का अगर अपन लोग फार्मूले से सोचते तो भी सोच सकते थे। भाई इंटेंसिटी बता बच्चों को क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन में एरिया। सो पावर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। यहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, कितनी होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती पावर पर यूनिट एरिया, ये आ गई, इंटू एरिया कौन सा वाला जो रिसीव कर रहा है वो ये रहा। तो पावर इंटू एरिया में एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही है, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो ये तो इंटेंसिटी के बारे में बात थी बेटा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लाउडनेस, इंटेंसिटी से ही रिलेटेड है। सो नेक्स्ट इज द लाउडनेस। लाउडनेस क्या समझते हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि अगर अपन लोग ह्यूमन ईयर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ह्यूमन ईयर्स की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के जहां तक सुन सकते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं वो होती है 20 किलोहर्ट्ज तक। बिल्कुल रफ डेटा है ये बेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इतनी तक सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर 19 हर्ट्ज सुन रहा हो तो वो आदमी नहीं है, कुछ और है, नहीं, ये रफ डेटा है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर परसीव कर सकता है, सबसे ज्यादा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, मोस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो होती है ह्यूमन ईयर के लिए, मोस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर द ह्यूमन ईयर इज 1000 हर्ट्ज। ह्यूमन ईयर के लिए मोस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बेटा होगी 1000 हर्ट्ज। एक चीज ध्यान देना जरा, अब अगर मैं कहूं कि कोई इंसान 1000 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि कोई इंसान अगर उसे फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज तक आ रही है तो उसे सबसे ज्यादा सुनाई देगी, और अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे फ्रीक्वेंसी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो मिनिमम कितनी इंटेंसिटी का साउंड वो सुन सकता है, तो ये देखा गया कि 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर अगर इंटेंसिटी है तो इतनी इंटेंसिटी को कोई भी इंसान सुन सकता है। इससे कम अगर हुई तो नहीं सुन पाएगा। यानी कि अगर साउंड जो है इससे कम हुआ, लेस देन 10 की पावर -12 हुआ तो नहीं सुनाई देगा, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो सुनाई देगा। तो ये जो इंटेंसिटी का जो रेशियो आएगा, इसकी स्केल आएगी, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस। तो लाउडनेस ये है कि कितनी इंटेंसिटी तक का साउंड, कितनी इंटेंसिटी तक, इसके साथ में कितनी इंटेंसिटी को, भाई ये जो है इससे कम नहीं सुन सकता। अब इससे जो रेशियो आएगा इंटेंसिटी का, कोई दूसरी इंटेंसिटी आई जो इससे थोड़ी सी बड़ी है, इससे ज्यादा है, तो वो कितनी बड़ी है, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस। वो इंटेंसिटी इसके रेशियो में कितनी ज्यादा है, इस चीज को कहा जाएगा लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस होती है कि जो लीस्ट परसीविंग इंटेंसिटी होगी किसी ह्यूमन ईयर की, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस। या हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम स्केल ऑफ द इंटेंसिटी इज कॉल्ड द लाउडनेस। मैं ये भी बोल सकता हूं लॉगरिथम स्केल
scale of the loudness is called intensity. Logarithm scale of the loudness is called intensity. चलो देखते हैं बेटा, ध्यान दो। अब मान लो इसे डिनोट बेटा किससे किया जाता है? सो डिनोटेड बाय बीटा, एंड बीटा इक्वल टू 10 log 10 बेस आई अपॉन में आई नॉट। वेयर आई क्या है? आई वो है जिस इंटेंसिटी को सुनना। आई नॉट क्या है? ये जो सबसे कम इंटेंसिटी है, लीस्ट इंटेंसिटी जो है वो तो आई नॉट है। आई क्या है? आई वो इंटेंसिटी बेटा जिसको सुनना है, और आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द लीस्ट इंटेंसिटी। आई नॉट तो लीस्ट इंटेंसिटी, इसे बीटा से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ द लाउडनेस इज डेसिबल। यूनिट ऑफ द लाउडनेस इज डेसिबल या डीबी से डिनोट करते हैं। मेरे ख्याल में यहां तक बात क्लियर होगी। चलो एक दो न्यूमेरिकल निपटाते हैं, ध्यान दो। मान लिया कि कोई साउंड है, या मैं ऐसे लिख दूं, हाउ न्यूमेरिकल है, हाउ मच मोर इंटेंस इज 80 dB देन 40 dB। 40 dB से 80 dB कितना ज्यादा इंटेंस होगा? मतलब कि 40 dB की लाउडनेस है साउंड की, उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, और 80 dB भी लाउडनेस है साउंड की, उसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। इनका रेशियो पूछा गया कितना होगा, ठीक है? तो निकाल लेते हैं। तो मुझे ये पता है कि बीटा इक्वल टू होता है 10 log 10 बेस आई अपॉन में आई नॉट। अच्छा, बात ये 10 बेस की आ रही है, तो बेटा मैं कुछ डेटा लिखे दे रहा हूं यहां पर, ध्यान देना। मैं अगर कहूं log 10 बेस 2, तो मेरे बच्चे चिल्ला बोलेंगे 0.3010 इसकी वैल्यू पढ़ चुके। मैं बोलूं बेटा बताओ log 10 बेस 4, तो 10 बेस 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर होगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 तो सामने आ जाएगा, 2 log 10 बेस 2, यानी इसी को लिख सकते हो 2 log 10 बेस 2, और इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.6010। मैं कहूं बताओ भाई log 10 बेस 8, तो बच्चे कहेंगे ये तो 2 की पावर 3 है, 3 सामने आ जाएगा, इसे लिखेंगे 3 log 10 बेस 2, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 9030। ऐसे ही मैं यहां पर इंटेंसिटी के रेशियोज की अगर बात करूं, चलो आगे बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंटेंसिटी के रेशियोज की बात करूं, तो मैं कहूं अगर ऐसे दिया 10 log 10 बेस, लाउडनेस बताओ कि 10 log 10 बेस, इंटेंसिटी 10 की पावर -12, ये तो लीस्ट है। इससे ऊपर वाली इंटेंसिटी लेट 10 की पावर -12 ही है, इतनी सुन रहा लीस्ट तक। तो जब ये लिस्ट तक सुनेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये और ये टर्म कैंसिल, 1 log 10 टू दी बेस 10 पावर 1 कितना होता था बेटा? 0। यानी कि जितनी लीस्ट इंटेंसिटी को सुन सकते हैं उतना ही साउंड आया है, तो इसका मतलब साउंड में कुछ भी लाउडनेस बढ़ी नहीं है। लाउडनेस का मतलब कितनी बढ़ गया साउंड, इतनी इंटेंसिटी बढ़ाने पर कुछ नहीं बढ़ा, 0 डेसिबल का। अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू जो है 10 log 10 टू दी पावर -11 अपॉन 10 की पावर -12, इससे इसे कैंसिल करेंगे, 10 बचेगा। log 10 में 10 बेटा कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 डेसिबल। तो अगर इतने का यूज करोगे तो ये जो रेशियो में 10 आया है ना, तो ये 10 डेसिबल साउंड बढ़ गया। कितना साउंड हो गया? पहले 0 था, अब कितना है? जो 0 है मिनिमम इंटेंसिटी, उससे 10 डेसिबल ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऐसे ही मैं बोलूं यहां पर 10 log 10 बेस 10 टू दी पावर -10 अपॉन में 10 टू दी पावर -12, तो इसे सॉल्व करोगे कितना बचेगा? 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? 2 बचेगी। 2 इंटू 10 20 डेसिबल। तो अब ये आ जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर 100 आया रेशियो,
वैसे ही 20 डेसिबल बढ़ गया साउंड। ठीक है, तो ये जो होती है वो रेशियो नहीं है, ये तो साउंड कितना बढ़ा है इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस, उसे लाउडनेस कहते हैं। तो इसे अपन लोग को करना है कि हाउ मच मोर इंटेंस इज 80 डेसिबल देन 40 डेसिबल। 80 डेसिबल 40 डेसिबल से कितना ज्यादा इंटेंस है, यानी इनका रेशियो फाइंड आउट करना। तो यहाँ बीटा की जगह तो 80 डेसिबल पहले लिख लिया मैंने, 80 dB इक्वल टू 10 लॉग 10 बेस। अब 80 डेसिबल पर जो इंटेंसिटी मैंने लेट कर ली I1 है, और ये लीस्ट इंटेंसिटी I0 हो गई। ऐसे ही 40 डेसिबल पर मैंने जो इंटेंसिटी लेट कर ली है वो कितनी हो गई बेटा, वो तो हो गई I2, और ये हो गई लीस्ट इंटेंसिटी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हो गई 2। अच्छा, मैंने एक बात बोली कि ये जो लाउडनेस है कि इससे कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी का मतलब क्या हो, कितनी बड़ी का मतलब कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि एक से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 वाले से 2 को क्या कर दो, माइनस। अगर रेशियो ये निकालना है ना तो कितनी बढ़ चुकी है इसको माइनस करना पड़ जाएगा। तो यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 माइनस 2, मैंने माइनस कर दिया। तो जैसे ही इसे माइनस करोगे बेटा तो 80 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 40। यहां पर बन गया 10 लॉग 10 बेस I1 अपॉन में I0 माइनस 10 लॉग 10 बेस I2 अपॉन में I0। ध्यान देते हैं, मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया आपका। चलो, तो होगा क्या, यहां पर दोनों में 10 कॉमन ले लिया, सो 40 इक्वल टू 10 लॉग 10 बेस I1 अपॉन I0 माइनस लॉग 10 बेस I2 अपॉन में I0। जीरो से तो ये जीरो कैंसिल, देन 4 इक्वल टू लॉग 10 बेस। लॉग की प्रॉपर्टी होती लॉग m माइनस लॉग n, क्या होगा बेटा, लॉग m अपॉन में n। सो लॉग 10 बेस I1 अपॉन में I0 अपॉन में I2 अपॉन में I0। I0 से तो I0 कैंसिल, सो ये आ गया 4 लॉग 10 बेस I1 अपॉन में I2। ये बन गया, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहां से लॉग हटाऊं तो एंटी लॉग लगाएंगे, यानी 10 की पावर 4 इक्वल टू I1 अपॉन में I2। तो ये जो साउंड है 80 डेसिबल वाला, वो उससे 10 टू द पावर 4 ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, सो I1 इक्वल टू 10 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ I2। ये बात क्लियर। चलो, एक मेमोरी का वर्क देखते हैं, ध्यान देना। मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स है, ऐसे ये कोई पॉइंट सोर्स है, लेट्स से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो है 100 मीटर, और इधर कोई डिटेक्टर है यहीं पर। इस डिटेक्टर को साउंड सुनना है, 100 मीटर पर सुन रहा होगा, और जब ये 100 मीटर पर साउंड सुन रहा है तो इसे साउंड की लाउडनेस जो नजर आ रही, मतलब नजर क्या, जो सुन रहा है साउंड की लाउडनेस जो है वो इसे लग रही है बेटा 40 डेसिबल। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या हुआ इसके साथ में, ये t इक्वल टू 0 पर ऐसा है। अब ये जो डिटेक्टर है वो तो लगातार इधर की तरफ भागता चला जा रहा है। किसी इंस्टेंट t पर ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ गया, और 4 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ यहां पर पहुंचा लेट। और जैसे ही किसी इंस्टेंट t पर ये पॉइंट p पर पहुंचा, ये पॉइंट p है, और जैसे ही पॉइंट p पर पहुंचा है तो पॉइंट p पर पहुंचने पर इसने जो साउंड सुना उसकी इंटेंसिटी तो इसे 60 डेसिबल सुनाई थी, यानी बीटा टू तो 60 डेसिबल। देन फाइंड टाइम टेकन बाय द detector to hear the sound of
लाउडनेस सिक्सटी डेसिबल। हमें फाइंड आउट करना है कि इसने जो टाइम लिया है, टाइम टेकन टू हियर द साउंड ऑफ लाउडनेस 60 डेसिबल का साउंड। देखो जैसे जैसे पास में जाएगा लाउडनेस तो बढ़ती जाएगी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होता चला जाएगा। तो यहां तक सुनने के लिए जब ये 60 डेसिबल सुना तो इसने कितना टाइम लिया यहां से यहां तक पहुंचने। अगर ये t इक्वल टू 0 पर 4 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखो बेटा, अब अपने पास में प्लान क्या है इसे निकालने का? प्लान ये है, अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी निकाल लूं, इन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लूं, यहां इंटेंसिटी निकालूं, यहां इंटेंसिटी निकालूं और इनका रेशियो निकाल ले जाऊं, और रेशियो तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर के होता है, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो पहले से ही गिवन है। और जैसे ये डिस्टेंस आएगी, इस पूरी डिस्टेंस से इतने को माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। भाई इस पूरी डिस्टेंस से 100 मीटर से P इंटू मैंने पॉइंट O मान लिया, PO को माइनस करूंगा तो क्या अपनी ये AP आ जाएगी? हाँ बिल्कुल बात क्लियर है, AP डिस्टेंस पता लग जाएगी। और जैसे ही AP पता लग गई तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस पता, स्पीड से डिवाइड कर देंगे और टाइम कैलकुलेट हो जाएगी, कितने टाइम में इसे ये सुनाई देगा। चलो निकालते हैं पहले डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो लाउडनेस का यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। यहां इंटेंसिटी मैंने लेट सी ए पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 एंड एट पॉइंट P इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे लाउडनेस का, देन बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 10 log 10 बेस I1 अपॉन में I0 एंड बीटा 2, यहां पर जो लाउडनेस है P पॉइंट पर वो होगी 10 log 10 बेस I2 अपॉन में I0। ये हो गया बीटा 2। इधर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूं भाई, ये इससे कितनी ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली बीटा 2 से बीटा 1 को माइनस करना पड़ेगा। सो बीटा 2 माइनस बीटा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल टू 10 log 10 बेस I2 बाई I0 माइनस 10 log 10 बेस I1 बाई I0। बीटा 2 माइनस बीटा 1 की अगर बात की जाए तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना होगा? बीटा 2 की तो वैल्यू है 60 डेसिबल एंड बीटा 1 की वैल्यू है 40 डेसिबल। तो यहां आ गया 60 डेसिबल माइनस 40, 10 कॉमन, लॉग 10 बेस I2 बाई I0 माइनस लॉग 10 बेस I1 बाई I0। 60 minus 40 that is 20 equal to 10 log 10 बेस। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log m माइनस log n, log m अपॉन में दैट I2 बाई I0 अपॉन I1 बाई I0। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल। 10 लॉग हटाएंगे इधर, 10 टू द पावर 2 इक्वल टू I2 बाई I0। ये I2 क्या? I2 बेटा यहां पर इंटेंसिटी, I1 इधर। मैंने मान ली कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है और O से A तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? वो है 100। तो एक चीज और देखो, अगर इंटेंसिटी को देखते थे तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर होगी। सो I2 अपॉन I1 क्या होना चाहिए? बच्चे कहेंगे सर ये तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से भी पावर कैंसिल हो जाएगी, दो बचेगा अपने पास में 10 इक्वल टू R1 अपॉन में R2 और R1 इज 100, R2 इज R। सो 10 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ R2, 0 से 0 कैंसिल, R2 की वैल्यू तो आ गई 10। और अगर R2 की वैल्यू 10 है मीन्स ये R, इसकी वैल्यू अगर 10 है तो ये वाली वैल्यू तो बच्चे चीख चीख के बोलेंगे कि सर ये तो 90 मीटर हो गई। और अगर ये 90 मीटर हो गई तो बेटा टाइम तो
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा यानी 90/4, 90/4 करेंगे देन 45/2 मीन्स 22.5 मीटर पर, सॉरी 22.5 सेकेंड्स, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक।